अगली सुबह जब सैम सोकर उठा तो देखा कि हार्वेस्टर ने एक और कंटेनर हीलियम 3 से लोड कर दिया था। सैम उसी वक्त उस कंटेनर को कलेक्ट करने अपना रोवर लेकर हार्वेस्टर की ओर निकल पड़ा। वो विशालकाय हार्वेस्टर अपने पीछे पत्थर और धूल के मलबे उड़ाता हुआ बिना रुके मिट्टी से हीलियम 3 एक्सट्रैक्ट करता रहता था। सैम का रोवर बस उस हार्वेस्टर के करीब पहुंचने को था, तभी अचानक ही सैम को हार्वेस्टर से निकलते धूल में उसी लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा जिसे सैम ने पिछली रात कुर्सी पर बैठे देखा था। सैम बदहवास सा बस उस लड़की को देखता रह गया। इसी चक्कर में सैम का रोवर सीधा हार्वेस्टर के पहिए में ही जा घुसा, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो गया और वो हार्वेस्टर भी बंद पड़ गया। इस दुर्घटना में सैम का रोवर पूरी तरह तबाह हो चुका था, जिससे उसके अंदर की ऑक्सीजन तेजी से बाहर निकल रही थी। ये देख सैम ने फौरन अपने स्पेस सूट का हेलमेट पहन लिया और अगले ही पल सैम बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब सैम बेहोशी से जागा तो पाया कि वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, जहाँ जर्टी उसकी देखरेख कर रहा था। सैम ने जर्टी से पूछा, मैं कहाँ हूँ? इस पर जर्टी ने बताया, आप इस वक्त बेस के मेडिकल रूम में हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें आप घायल हो गए थे। क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है? इस पर सैम ने दिमाग पर थोड़ा जोर डाला, लेकिन अजीब बात थी कि सैम को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हालांकि उसे जर्टी याद था। जर्टी ने सैम को बताया, एक्सीडेंट की वजह से आपके दिमाग को भी हल्का चोट पहुंचा है, इसलिए आपको कुछ बातें याद नहीं है। साथ ही आपका शरीर भी अभी कमजोर है, इसलिए मुझे कुछ दिन आपको यहाँ मेडिकल रूम में ही रखने के आदेश मिले हैं। ये कहकर जर्टी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सैम को बाहर से जर्टी के किसी से बातचीत करने की आवाजें सुनाई थी। उसे सुन सैम बाहर जाने के लिए बिस्तर से उठने लगा। हालांकि सैम इतनी बुरी हालत में था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, पर फिर भी वो किसी तरह संभलता हुआ जब बाहर आया तो उसने सुना कि जर्टी कंप्यूटर पर कमांड सेंटर से बात कर रहा था, वो भी वीडियो कॉल पर। वो उन्हें हार्वेस्टर के खराब होने की जानकारी दे रहा था, पर सैम को तो बताया गया था कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट खराब हो चुका है, जिससे वे लोग पृथ्वी पर किसी से भी लाइव बात नहीं कर सकते। फिर भला जर्टी अपने कमांडर से वीडियो कॉल पर बातचीत कैसे कर रहा था? तभी सैम जब जर्टी के पास आया तो जर्टी ने तुरंत वीडियो कॉल कट कर दिया। सैम ने जर्टी से पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? इस पर जर्टी ने झूठ बोल दिया कि वो बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। इस पर सैम ने भी कोई सवाल नहीं किया। कुछ समय बाद सैम की हालत में सुधार आ चुका था। इसी दौरान सैम ने देखा कि वो हार्वेस्टर जिससे सैम टकराया था वो अब भी खराब पड़ा था। सैम ने बेस से बाहर जाकर उस हार्वेस्टर को ठीक करने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि जर्टी ने बेस के सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे। सैम ने जर्टी से दरवाजे का लॉक खोलने को कहा, लेकिन जर्टी ने सैम से कहा कि जब तक सैम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक वो उसे बेस से बाहर नहीं जाने दे सकता। इसके बाद जर्टी ने सैम को उनके कमांडिंग ऑफिसर्स का एक वीडियो मैसेज दिखाया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर्स बता रहे थे कि वे एक रेस्क्यू टीम को चांद पर भेज रहे हैं जो उनके बिगड़े हुए हार्वेस्टर को रिपेयर करेंगे, जिसके बाद बेस फिर पहले की तरह शुरू हो जाएगा। उन्होंने सैम को आदेश दिया कि जब तक रेस्क्यू टीम वहां आकर सब कुछ ठीक नहीं कर देती तब तक सैम को बेस पर ही रहना होगा। उस वीडियो मैसेज को देखकर सैम का दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि वो पूरी तरह ठीक हो चुका था। फिर भी कमांडिंग ऑफिसर्स उसे बेस से बाहर जाने से रोक रहे थे, लेकिन सैम किसी भी हाल में बाहर जाना चाहता था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक कंपार्टमेंट को खोलकर चाकू से एक पाइप पर छेद कर दिया, जिससे उस पाइप से कोई गैस लीक होने लगी। इससे पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म बजने लगा। तब सैम ने जर्टी को वहां बुलाया। जर्टी फौरन उस पाइप को रिपेयर करने लगा। इसी दौरान सैम ने जर्टी से कहा, जर्टी, मुझे लगता है कि कोई माइक्रोमीटेरॉइड हमारे बेस से टकराया है, जिसने इस पाइप में छेद कर दिया। हो सकता है उसने बेस के आउटर शेल यानी कि बाहरी हिस्से को भी नुकसान पहुंचाया होगा, इसलिए मुझे अभी बाहर जाकर आउटर शेल की जांच करनी होगी। लेकिन फिर भी जर्टी ने उसे बाहर जाने से सख्त मना कर दिया। उसने कहा कि उसे कमांड सेंटर से ऑर्डर मिले हैं कि वो सैम को बेस से बाहर ना जाने दे। इस पर सैम ने जर्टी से कहा कि अंतरिक्ष में बना ये बेस बहुत ही नाजुक है, जरा सी भी लापरवाही पूरे बेस को तबाह कर सकती है। सैम ने आगे कहा, देखो जर्टी, अगर तुम चाहो तो हम ये बात कमांड सेंटर तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन प्लीज मुझे बाहर जाकर जांच करने दो। इस बात पर जर्टी राजी हो गया। फिर सैम उसी वक्त उस कमरे में गया जहां उसका स्पेस सूट रखा होता था, पर अजीब बात थी कि उस कमरे से उसका एक स्पेस सूट गायब हो चुका था। पर सैम ने ज्यादा नहीं सोचा और दूसरा स्पेस सूट पहनकर बेस से बाहर आ गया। फिर सैम अपने रोवर में बैठकर उस खराब पड़े हार्वेस्टर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर सैम ने देखा कि उसका रोवर अब भी हार्वेस्टर के नीचे दबा पड़ा था। सैम ने रोवर की खिड़की से अंदर झांक कर देखा, अंदर अब भी एक स्पेस सूट पड़ा हुआ था। सैम फौरन उस रोवर के अंदर आ गया और जैसे ही उस स्पेस सूट का हेलमेट उठाया, तभी सैम ने जो देखा उसके होश फाख्ता हो गए। उस स्पेस सूट के अंदर घायल सैम बेहोश पड़ा था। पर ये कैसे मुमकिन था? अगर सैम अब भी रोवर में ही घायल पड़ा था तो फिर ये दूसरा सैम कौन था जो मेडिकल रूम में जागा था? तभी वो दूसरा सैम यानी कि सैम 2 घायल सैम को उठाकर बेस पर ले आया। बेस पर आते ही उसने जर्टी से गुस्से में पूछा, आखिर ये आदमी कौन है? ये मेरी तरह क्यों दिख रहा है? लेकिन जर्टी ने सैम 2 के इस सवाल को टालते हुए कहा, इसे इलाज की जरूरत है, हमें इसे फौरन मेडिकल रूम में ले जाना होगा। फिर कुछ देर बाद घायल सैम स्ट्रेचर पर बेहोशी से जागा और जागते ही पूछा, मैं कहाँ हूँ? इस पर जर्टी ने उससे कहा, सैम, तुम बेस के मेडिकल रूम में हो, तुम्हारा हार्वेस्टर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम्हें उस बारे में कुछ याद है? इस पर सैम ने कहा, हाँ मुझे याद है, मुझे धूल में एक लड़की का चेहरा नजर आया था, उसी से मेरा ध्यान भटका और ये सब हो गया। उसी रूम में सैम 2 भी मौजूद था, जो सैम से नजरें चुराता हुआ उसकी सारी बातें सुन रहा था। हालांकि सैम को लग रहा था कि वो सैम 2 भी शायद उसका वहम है। सैम ने जर्टी से पूछा, जर्टी, क्या हमारे अलावा भी यहाँ कोई मौजूद है? इस पर जर्टी ने बात को घुमाते हुए कहा, सैम, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम अभी आराम करो।
ये सुनकर सैम 2 को घूरने लगा। ये देख सैम 2 सैम से नजरें चुराता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सैम अपने बिस्तर से उठकर बाहर आया। उसने देखा कि वो सैम 2 एक रूम में एक्सरसाइज कर रहा था। अब सैम समझ चुका था कि वो दूसरा सैम उसका वहम नहीं बल्कि वो असलियत है। वो फौरन जर्टी के पास आया और उससे पूछा, आखिर वो आदमी कौन है और उसकी शक्ल मेरी तरह क्यों है? इस पर जर्टी ने कहा, वो भी सैम बेल है। ये सुनकर सैम चौंक उठा। वो फौरन सैम 2 के पास आया और उससे कहा, जर्टी कह रहा है कि तुम भी सैम बेल हो, लेकिन मैं भी तो सैम बेल ही हूँ। आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ कब आए? इस पर सैम 2 ने कहा, मुझे यहाँ 1 हफ्ते पहले ही भेजा गया है। मुझे लगता है तुम मेरे क्लोन हो। ये सुनते ही सैम चिढ़कर बोला, क्या कहा तुमने? मैं क्लोन हूँ? मैं यहाँ 3 साल से हूँ। मैं नहीं बल्कि तुम मेरे क्लोन हो। इस पर सैम 2 बस मुस्कुराकर चुप हो गया। कुछ देर बाद सैम पौधों को पानी दे रहा था। तभी सैम 2 उसके पास आया और उसे घूरने लगा। तब सैम ने सैम 2 से कहा, मुझे ये तो नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये कहकर सैम ने सैम 2 से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन सैम 2 ने सैम से मुंह फेर लिया। कुछ समय तक उनमें ऐसे ही नोक-झोंक होती रही। बातों ही बातों में उन्हें ये भी पता चला कि उन दोनों की मेमोरी भी बिल्कुल एक जैसी थी। हालांकि ये अजीब बात थी कि सैम 2 को उसकी पत्नी टेस तो याद थी, पर उसे अपनी बेटी ईव के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसी दौरान सैम के लिए कमांड सेंटर से एक वीडियो मैसेज आया, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर्स ने उसे बताया कि रेस्क्यू टीम चांद के लिए रवाना हो चुकी है और वो 14 घंटे में चांद पर लैंड हो जाएंगे। उसे सुनकर सैम हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके कमांडिंग ऑफिसर्स रेस्क्यू टीम को वहाँ क्यों भेज रहे हैं। लेकिन फिर सैम ने खुद ही अंदाजा लगाया कि शायद वो उसे पृथ्वी पर ले जाने के लिए रेस्क्यू टीम को भेज रहे होंगे, क्योंकि वो घायल भी है और जल्द ही कंपनी के साथ उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी होने वाला है। लेकिन सैम 2 ने उससे कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें रेस्क्यू करने आ रहे हैं? देखो, मुझे समझ आ चुका है कि हम दोनों ही असली सैम बेल नहीं हैं, बल्कि हम असली सैम बेल के क्लोन्स हैं। इसलिए जैसे ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स तुम्हें मरा समझकर उसी वक्त मुझे बेस पर ले आए। अब तुम ही सोचो कि उस बिगड़े हुए हार्वेस्टर को तो मैं भी ठीक कर सकता हूँ, फिर भी हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स उसे ठीक करने के लिए रेस्क्यू टीम क्यों भेज रहे हैं? दरअसल हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स नहीं चाहते हैं कि मैं बेस से बाहर हार्वेस्टर ठीक करने जाऊं और अपने क्लोन यानी कि तुमसे मिलूं। इसलिए उन्होंने मुझे बेस में ही कैद कर रखा था और रेस्क्यू टीम भेज रहे थे ताकि वो तुम्हें ठिकाने लगाकर और हार्वेस्टर को ठीक करके तुम्हारे यहाँ होने के सारे सबूत मिटा सके और मुझे कभी सच्चाई पता न चल पाए। हालांकि मैं चालाकी से बाहर चला गया और मुझे तुम मिल गए, पर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स ये बात नहीं जानते। उन्हें अब भी लग रहा है कि मुझे सच्चाई पता नहीं चली है, इसलिए वो सच्चाई को दबाने के लिए रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं। लेकिन सैम ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो एक क्लोन है। वो गुस्से में वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद सैम अपने दिमाग को शांत रखने के लिए लकड़ी के मॉडल्स बनाने में लगा था। तभी सैम 2 उसके पास आया और उससे कहा, क्या तुमने एक बात नोटिस की कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसके तुरंत बाद ही मैं बेस के मेडिकल रूम में कैसे आ गया? अब ये तो नामुमकिन है कि कंपनी ने मुझे इतनी जल्दी पृथ्वी से चांद पर भेज दिया हो, इसलिए मुझे लगता है कि मैं पहले से ही यहाँ पर मौजूद था और अगर मैं यहाँ था तो जरूर यहाँ और भी क्लोन्स होंगे। जरूर यहाँ कोई सीक्रेट रूम होगा जहाँ उन सारे क्लोन्स को छुपा कर रखा गया होगा। लेकिन सैम ने हंसते हुए कहा, मैं 3 साल से यहाँ हूँ, मुझे इस बेस का हर कोना कोना मालूम है। यहाँ कोई सीक्रेट चैम्बर नहीं है। और रही बात क्लोन्स की, तो आखिर हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स को इंसानों के होते हुए क्लोन्स की क्या जरूरत है? इस पर सैम 2 ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि हम जिनके लिए काम करते हैं वो एक कंपनी है और किसी भी कंपनी के लिए फायदा और नुकसान मायने रखता है। अब तुम ही सोचो कि अगर कंपनी हर 3 साल में किसी इंसान पर पैसे इन्वेस्ट करके उसे पृथ्वी से चांद के इस दूर दराज इलाके में भेजेगी तो उन्हें कितना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और ऊपर से उस इंसान की जान को भी खतरा होगा। इसलिए कंपनी ने हमारे जैसे ढेर सारे क्लोन्स बनाकर पहले ही चांद पर भेज दिए हैं और उन्हें कहीं छुपा दिया है। इसलिए जब कोई क्लोन किसी वजह से मर जाता है तो वो तुरंत दूसरे क्लोन को जगाकर काम पर लगा देते हैं। इस तरह कंपनी काफी पैसे बचा लेती है। अब जरा सोचो कि उन्होंने अभी तक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ठीक क्यों नहीं किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर हम पृथ्वी पर लाइव बातचीत करने लगे तो कहीं न कहीं से हमें सच्चाई पता चल जाएगी कि हम क्लोन्स हैं। लेकिन सैम को अब भी सैम 2 की बातें बेतुकी ही लग रही थी। इस बात से सैम 2 बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गुस्से में बाहर निकला और उस सीक्रेट रूम की तलाश करने लगा। उसने बेस का चप्पा चप्पा छान मारा पर उसे कहीं भी सीक्रेट रूम के कोई सुराग नहीं मिले। इसके बाद सैम 2 सैम के पास आया और उसे लकड़ी के मॉडल्स वाली टेबल को हटाने को कहा ताकि वो उसके नीचे भी छानबीन कर सके, पर सैम ने उसे अपने लकड़ी के मॉडल्स को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। इस पर सैम 2 को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो सैम को वहाँ से जबरदस्ती हटाने लगा। इसी गहमा गहमी में उनके बीच लड़ाई होने लगी। तभी सैम 2 ने सैम को मारकर उसकी नाक तोड़ दी और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद उसने उस वुडन मॉडल के टेबल को उड़ेल दिया और वहाँ जमीन पर सीक्रेट रूम ढूंढने लगा, पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इतने में ही सैम ने पीछे से सैम 2 पर वार किया, पर सैम 2 ने उसकी गर्दन दबोच ली। तभी सैम की नाक से खून की धार फूट पड़ी। ये देख सैम 2 ने उसे छोड़ दिया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन सैम गुस्से में वहाँ से चला गया। हालांकि अब सैम को भी दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। कुछ देर बाद जब उसका दिमाग ठंडा हुआ तो वो जर्टी के पास आया और उससे पूछा, जर्टी क्या मैं सचमुच एक क्लोन हूँ? इस पर जर्टी ने कहा, तुम्हें याद है सैम, 3 साल पहले जब तुम पहली बार इस बेस पर आए थे तब तुम बेस के मेडिकल रूम में जागे थे और मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग हुई थी जिसमें तुम जख्मी हो गए थे और उस एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग में भी चोट लगी थी जिस कारण तुम्हें वो एक्सीडेंट याद नहीं था। उस वक्त तुम काफी कमजोर भी थे। असल में उस वक्त तुम्हारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और न ही तुम किसी स्पेसशिप से आए थे, बल्कि तुम एक क्लोन हो और तुम्हें सीधे मेडिकल रूम में जगाया गया था। दरअसल जागने के बाद क्लोन्स के दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बनने में कुछ समय लगता है।
जिस कारण शुरुआत में वे अपने शरीर को ठीक तरह से बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए हम उन्हें एक्सीडेंट की झूठी कहानी बता देते हैं ताकि उनके दिमाग और शरीर का तालमेल सही होने तक वो मेडिकल रूम में ही रहें। यही हमारा प्रोसीजर है। हम सारे क्लोन्स के साथ ऐसा ही करते हैं। ये सुनकर सैम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, ये तो नामुमकिन है। और मेरी पत्नी टेस और मेरी बेटी ईव का क्या मेरे दिमाग में बसी उनकी यादें भी सच नहीं है? इस पर जर्टी ने बताया, दरअसल वो यादें असली सैम बेल की हैं, जिन्हें तुम्हारे दिमाग में एडिट करके अपलोड किया गया है। ये असलियत सामने आते ही सैम बहुत ज्यादा मायूस हो गया। वो अब पागलों की तरह बर्ताव करने लगा था और म्यूजिक प्लेयर पर गाना लगाकर नाचे जा रहा था। इसी दौरान सैम 2 सैम के पास आया। सैम 2 अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने पहले तो तहे दिल से सैम से माफी मांगी। फिर उसने बताया, जब मैं मेडिकल रूम में जागा था तब मैंने जर्टी को हमारे कमांडिंग ऑफिसर से वीडियो कॉल पर लाइव बात करते हुए सुना था। ये सुनकर सैम ने कहा, तुम फिर शुरू हो गए? तुम्हें पता है ना कि हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से ना तो हम किसी से लाइव संपर्क कर सकते हैं और ना ही कोई हमसे। इस पर सैम 2 ने कहा, मेरा यकीन करो, वे लोग झूठ बोल रहे हैं। असल में सैटेलाइट को कुछ नहीं हुआ है। शायद वो किसी तरह से सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर रहे हैं ताकि हम पृथ्वी पर किसी से संपर्क न कर पाएं। लेकिन जब उन्हें लाइव कम्युनिकेशन करना होता है तो वो सिग्नल को अनब्लॉक कर लेते हैं, फिर काम हो जाने के बाद उसे दोबारा ब्लॉक कर देते हैं। तभी सैम बोल पड़ा, मैं इतना तो जानता हूँ कि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से सिग्नल को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, वरना अब तक मुझे उसका पता चल चुका होता। फिर भला वो सिग्नल को कहाँ से ब्लॉक कर रहे हैं? इस पर सैम 2 ने कहा, हो सकता है बेस के बाहर से। फिर सच्चाई का पता लगाने के लिए वे दोनों अपना अपना रोवर लेकर अलग अलग दिशा में निकल पड़े। वे सिग्नल की तलाश में बिना रुके बेस से दूर जाते रहे। तभी उनके रोवर में एक अलर्ट आने लगा, लिविंग वर्किंग पैरामीटर। दरअसल कंपनी ने चांद पर उनके काम करने का एक दायरा तय कर दिया था, जिसके बाहर जाना मना था, और वे लोग उस दायरे से बाहर निकल आए थे। तभी वे जब थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनके होश उड़ गए। सैम ने रोवर से उतरकर देखा तो वो एक बड़ा सा एंटेना था। दरअसल वो एंटेना एक सिग्नल जैमर था जो उस बेस के चारों ओर लगा हुआ था। वो सिग्नल जैमर लूनर कंपनी ने ही वहाँ लगाए थे ताकि बेस तक डायरेक्ट सैटेलाइट का सिग्नल ना पहुँच पाए और क्लोन्स पृथ्वी पर किसी से लाइव बातचीत न कर पाए। सैम उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपने स्पेस सूट में ही खून की उल्टी कर दी। सैम जल्दी से अपने रोवर में आया और रोवर को स्टार्ट करके वापस बेस पर आ गया और उसे फिर खून की उल्टियां होने लगी। तभी सैम ने देखा कि खून की उल्टी के साथ उसका एक दांत भी बाहर आ गया था। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हालत बिगड़ती क्यों जा रही थी। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर वहाँ हर क्लोन का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है तो तीसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन क्लोन्स के साथ क्या होता होगा। सैम को यकीन था कि जिस तरह वो डे बाय डे अपना वीडियो लॉग बनाता था, उसी तरह जरूर कंप्यूटर के डेटाबेस में सैम के पहले वहाँ काम करने वाले क्लोन्स ने भी अपने वीडियो लॉग्स बनाए होंगे। इसका पता लगाने के लिए सैम ने कंप्यूटर का डेटाबेस खोलने की कोशिश की, पर वो डेटाबेस एक पासवर्ड से लॉक था और सैम वो पासवर्ड नहीं जानता था। इतने में ही जर्टी वहाँ आया और उसने पासवर्ड डालकर डेटाबेस खोल दिया। तभी सैम ने देखा कि उस बेस पर लगभग 15 सालों से ऐसे ही एक के बाद एक क्लोन्स को जगाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। इसी दौरान सैम ने उससे पहले वहाँ आए एक क्लोन के 3 साल बाद का वीडियो लॉग देखा। उस वीडियो लॉग में वो क्लोन भी बहुत ज्यादा बीमार नजर आ रहा था। वो कह रहा था कि अचानक उसके बाल झड़ने लगे हैं और उसे खून की उल्टियां भी हो रही हैं। फिर अंत में वो क्लोन एक स्लीपिंग पॉड में जाकर लेट गया, जहां उसे बताया गया कि उसे पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। ये सफर 3 दिन का होगा। इस दौरान अपनी सुरक्षा के लिए उसे स्लीपिंग पॉड में सोए रहना होगा। लेकिन स्लीपिंग पॉड में जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये सैम को पता नहीं चल पाया। फिर सैम ने कुछ और क्लोन्स के वीडियोस देखे। वे सब भी तीसरे साल में बीमार पड़ गए थे और अंत में उस स्लीपिंग पॉड में जाकर लेट गए थे। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये उस वीडियो में नहीं था। सैम जिज्ञासा लिए उठकर स्लीपिंग पॉड की ओर गया और उसे बंद कर दिया। तभी उस स्लीपिंग पॉड के अंदर एक बिजली सी चमकी। सैम ने जब स्लीपिंग पॉड के आसपास देखा तो एक जगह पर उसे कुछ राख जैसा नजर आया। उसे देख सैम को सब समझ आ गया। दरअसल क्लोन्स की 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उन्हें पृथ्वी पर नहीं भेजा जाता था, बल्कि उन्हें धोखे से उस पॉड में लाकर जला दिया जाता था। उसके बारे में सोचकर ही सैम कांप उठा। तभी उसकी नजर पॉड के बगल में गई। उसने देखा कि वहाँ फर्श पर एक चैम्बर जैसा कुछ था। सैम ने जब टूल्स की मदद से उस चैम्बर को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक सीक्रेट रूम था। इतने में ही सैम 2 भी बेस पर वापस लौट आया। तब सैम ने उससे कहा कि वो जिस सीक्रेट रूम की तलाश कर रहा था वो उसे मिल चुका है। ये सुनकर जब सैम 2 सैम के साथ उस सीक्रेट रूम में दाखिल हुआ तो देखा कि वो रूम ढेर सारे सैम के क्लोन से भरा हुआ था। यानी कि सैम 2 की सारी बात सच हो चुकी थी। वे लोग हर 3 साल बाद एक क्लोन को डिस्ट्रॉय करके दूसरे क्लोन को जगा देते थे। इसी दौरान सैम को कुछ याद आया। उसने अपना लैपटॉप उठाया और रोवर में बैठकर उस सिग्नल जैमर एंटीना के पार आ गया, जहाँ से वो पृथ्वी पर कांटेक्ट कर सकता था। उसने वहाँ अपनी पत्नी टेस को वीडियो कॉल किया, लेकिन वो कॉल सैम की पत्नी टेस की जगह एक लड़की ने रिसीव किया। अजीब बात थी कि ये लड़की वही थी जिसकी बार बार सैम को झलक दिखाई देती थी। इस कॉल के दौरान सैम ने अपना कैमरा ढक रखा था। सैम ने उस लड़की से कहा, क्या मैं टेस बेल से बात कर सकता हूँ? इस पर उस लड़की ने कहा, माफ कीजिएगा, उनकी कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर सैम ने हैरानी से पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि टेस मर चुकी है? इस पर उस लड़की ने कहा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा नाम ईव है। ये सुनकर सैम सन्न रह गया। उसने ईव से उसकी उम्र पूछी। इस पर ईव ने बताया कि वो 15 साल की हो चुकी है। फिर सैम ने उससे पूछा कि टेस की मौत कैसे हुई। इस पर ईव ये कहकर अपने पिता को आवाज देने लगी कि कोई अनजान आदमी उसकी माँ की मौत के बारे में पूछ रहा है। तभी अंदर से आवाज आई, रुको बेटा, मैं अभी आता हूँ। वो आवाज असली सैम बेल की थी।
यानी कि असली सैम बेल अपने परिवार के साथ पृथ्वी पर था। ये समझ आते ही सैम ने फौरन कॉल कट कर दिया। इस सच्चाई ने सैम के दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाया। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो कभी पृथ्वी पर नहीं जा पाएगा। ये सोचकर वो रोने लगा। फिर कुछ देर बाद सैम वापस बेस पर लौट आया। अब सैम की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो ठंड से कांप रहा था। ये देख सैम 2 को उसकी फिक्र होने लगी। उसने सैम को बिस्तर पर सुला दिया। उसके बाद उसने सैम का लैपटॉप चेक किया और उसमें सैम और ईव के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग देखी, जिससे उसे भी सच्चाई का पता चल गया। तभी सैम 2 ने कुछ सोचा और उसी वक्त जर्टी के पास आया। उसने जर्टी की मदद से सैम के एक नए क्लोन को जगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद सैम 2 सैम के पास आया और उसे बताया, तुम यहाँ 3 साल गुजार चुके हो, इसलिए अब तुम्हें पृथ्वी पर जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्लान सोचा है। मैं तुम्हें हीलियम 3 लॉन्चर में छुपाकर पृथ्वी की ओर लॉन्च कर दूंगा, जिससे तुम सही सलामत पृथ्वी पर पहुंच जाओगे। पृथ्वी पर पहुंचते ही तुम लॉन्चर से निकलकर कहीं दूर भाग जाना। इससे तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। लेकिन इसमें मुसीबत है वो रेस्क्यू टीम, जो कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली है। जब उन्हें उस क्रैश हुए रोवर में तुम नहीं मिलोगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम सच्चाई जानते हैं, जिससे वे मुझे तो खत्म करेंगे ही, साथ ही वे पृथ्वी पर तुम्हें भी ढूंढकर खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने उस नए क्लोन को बाहर निकाला है। हम रेस्क्यू टीम को कंफ्यूज करने के लिए उस क्लोन को मारकर रोवर में तुम्हारी जगह डाल देंगे। इससे उन्हें हमारे प्लान पर शक भी नहीं होगा। हालांकि सैम 2 का प्लान कारगर तो था, पर सैम इस प्लान के लिए उस क्लोन की हत्या नहीं करना चाहता था। और ऊपर से सैम की हालत भी बद से बदतर हो गई थी। उसने सैम 2 से कहा, अब मुझे नहीं लगता कि मैं पृथ्वी पर पहुंचने तक जिंदा रह पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी जगह तुम पृथ्वी पर जाओ और मैं वापस अपने क्रैश हुए रोवर में चला जाऊंगा, क्योंकि हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। हालांकि सैम 2 इस फैसले से खुश तो नहीं था, पर सैम के जोर देने पे वो मान गया। फिर वो सैम को उस क्रैश हुए रोवर की तरफ ले जाने लगा। वे दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। तभी अचानक सैम बेहोश हो गया। ये देख सैम 2 को समझ आ गया कि सैम का आखिरी वक्त नजदीक है। वो सैम को रोवर के अंदर छोड़कर एक दोस्त की तरह अलविदा कर वापस बेस पर लौट आया और लॉन्चर के जरिए पृथ्वी पर जाने की तैयारी करने लगा। तभी जर्टी वहाँ आया। उसने सैम 2 को बताया कि अब तक वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब उसके डेटाबेस में रिकॉर्ड हो चुका है। अगर रेस्क्यू टीम ने यहाँ आकर उसका डेटाबेस चेक किया तो सैम 2 पृथ्वी पर पहुंचते ही पकड़ा जाएगा और कंपनी के लोग उसे मार देंगे। इसलिए जर्टी ने कहा, सैम मैं चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, इसलिए यहाँ से जाने से पहले तुम मुझे रिपोर्ट कर देना, जिससे मेरा डेटा मिट जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी नुकसान हो। ये सुनकर सैम ने सम्मान पूर्वक जर्टी का डेटा इरेज कर दिया और रेस्क्यू टीम के वहाँ पहुँचने से ठीक पहले लॉन्चर में बैठकर वहाँ से पृथ्वी की ओर रवाना हो गया। फिर जब रेस्क्यू टीम बेस पर पहुंची तब तक सैम का नया क्लोन जाग चुका था। रेस्क्यू टीम को लगा कि ये नया क्लोन वही है जो हार्वेस्टर वाली दुर्घटना के बाद जागा था और उसने लॉन्चर में हीलियम 3 से भरे कंटेनर्स पृथ्वी की ओर भेजे हैं। उन्हें सैम 2 के भागने की जरा भी